अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। कतर के लुसैल में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। फुटबॉल पर बारीकी से नजर रखने वाले लोग इस बात पर एकमत हैं कि उन्होंने इस तरह का फाइनल मैच पहले कभी नहीं देखा था। खेल से इतर बात करें तो इस बार का फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक था। फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों ही अपने अपने हिस्से की मुसीबतों से जूझ रहे हैं। अर्जेंटीना भारी आर्थिक संकट के दलदल में फंसा हुआ है, जबकि फ्रांस में नस्ल भेद और प्रवासियों के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। जब फाइनल मैच का नतीजा सामने आया तब समूचा अर्जेंटीना जमीन से ऊपर उड़ने लगा था। किसी के पांव धरती पर टिक नहीं रहे थे। लोगों ने अपनी सारी परेशानियों को किनारे रख दिया था। वे एक सूत्र में बंधकर जश्न मना रहे थे। 36 बरस पहले डिएगो माराडोना और अब लियोनेल मेसी इसके सूत्रधार थे। दूसरी तरफ फ्रांस में कुछ जगहों पर दंगे की खबर सामने आई। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन बड़ी बहस का विषय कुछ अलग था। बड़ी बहस फ्रेंच टीम के खिलाड़ियों के मूल से जुड़ी हुई थी। फ्रांस की वर्ल्ड कप टीम में खेल रहे अधिकतर खिलाड़ी अफ्रीकी मूल के हैं, जहां से आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए फ्रांस में बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है। हाल के राष्ट्रपति चुनाव में मरीन लापेन ने इस मुद्दे को अपने चुनावी कैंपेन में शामिल किया था। लापेन को चुनाव में सफलता नहीं मिली, मगर उन्होंने जिस चिंगारी को हवा दी थी उसकी आग फ्रांस में भड़कने लगी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि फुटबॉल टीम का प्रदर्शन इस आग को बुझा पाने में कितना कामयाब होता है। तो आज हम जानेंगे वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत किन मायनों में खास है, फ्रांस की हार से ज्यादा बड़ा संदेश क्या है और फीफा वर्ल्ड कप से दुनिया को क्या मिला। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से। 18 दिसंबर 2022 की शाम फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मैच था। कतर के दूसरे सबसे बड़े शहर लुसैल में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा रहा था, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इस मैच को देखने स्टेडियम में पहुंचे थे। उनके अलावा लगभग 90,000 दर्शक मैदान पर मौजूद थे। मैदान से बाहर बाकी दुनिया में करोड़ों लोगों की नजर इस मैच पर टिकी हुई थी। अर्जेंटीना ने शुरुआत के 79 मिनटों तक गेम को अपने कंट्रोल में रखा। मेसी और डिमारिया के गोल्स की बदौलत अर्जेंटीना ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उस समय तक लगने लगा था कि फ्रांस बिना किसी चुनौती के हार जाएगा, मगर किलियन एम्बापे ने कहा, अभी हम जिंदा हैं। एम्बापे ने 2 मिनट के अंतर में 2 गोल्स मारकर फ्रांस को बराबरी पर ला दिया। 90 मिनट के बाद स्कोर 2-2 था। इसके बाद गेम एक्स्ट्रा टाइम में गया। यहां भी दोनों टीमें बराबरी पर छूटी। अंत में बात पेनल्टी शूटआउट तक पहुंची। वहां अर्जेंटीना ने 4-2 के अंतर से बाजी मार ली। मैच के दौरान कई ऐसे पल आए जब देखने सुनने वालों का गला रुंधा, सांसें अटकी, धड़कनें तेज हुई, आंसू निकले, और जब सब कुछ सामान्य हुआ तब दिखा कि काले रंग का चोगा पहने 5.5 फीट का लियोनेल मेसी अपने सर्वोत्तम रूप में निखर आया है। उसके जीवन की सबसे बड़ी खाई भर गई थी। द लिटिल बॉय फ्रॉम रोजारियो ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथ में उठा रखी थी। वो उस पल दुनिया का सबसे खुशनुमा व्यक्ति था। उसके रुखसार से एक जिंदा बयान फूट रहा था, मैं प्रेम हूँ, मुझे सहेज लो तो पूर्ण हो जाओगे। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने की पहली शर्त भरोसे से जुड़ी होती है। वो भरोसा सिर्फ प्रेम के पास मिलेगा। मेसी ने फुटबॉल पर और फुटबॉल ने मेसी पर भरोसा दिखाया था। उसकी कड़ी समर्पण से बंधी थी जो कायम रही, और फुटबॉल के इतिहास के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक का जन्म कुछ ऐसे हुआ। दृश्य सिर्फ कतर के लुसैल स्टेडियम में आकार नहीं ले रहा था, बल्कि अर्जेंटीना के गांवों और शहरों में झुके कंधे सीधी रेखा में तन गए थे। गरीबी और महंगाई से हताश सड़कों पर ठहाकों का सिलसिला शुरू हो गया। राजधानी ब्यूनस आयर्स के मेन चौराहे पर समंदर उतर आया था। अर्जेंटीना की जनता के चेहरे पर ऐसी खुशी देखे जाने को न जाने कितना समय बीत गया होगा। वो भी उस दौर में जब अर्जेंटीना अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। महंगाई दर 90% के पार पहुंच चुकी है। मतलब नवंबर 2021 में जिन चीज़ों के दाम 10 रुपए थे, दिसंबर 2022 में वो 19 रुपए हो चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD की रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 में भी महंगाई दर
80% के आसपास रहेगी। अर्जेंटीना में 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। बेघर और बेरोजगार होने वालों की संख्या बढ़ी है। देश पर लदा कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 महीनों में 3 वित्त मंत्री बदले जा चुके हैं। जानकारों की माने तो अर्जेंटीना की हालत श्रीलंका जैसी हो रही है। अंतर केवल इतना है कि अर्जेंटीना में जनता भी सड़कों पर नहीं उतरी है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के दक्षिणी छोर पर बसा है। यहाँ पर स्पेन ने अपना उपनिवेश बसाया था। 1810 में अर्जेंटीना ने आज़ादी हासिल कर ली। इसके बाद उसने तेजी से विकास किया। 1929 की आर्थिक मंदी से पहले अर्जेंटीना दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक था। यूरोप में गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए अर्जेंटीना एक विकल्प के तौर पर उभर रहा था। फिर 1930 में सब कुछ बदल गया। सेना ने सिविलियन सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उनकी आर्थिक नीतियों ने अर्जेंटीना को पीछे धकेल दिया। अर्जेंटीना में लोकतंत्र की वापसी 1983 में हुई। नई सरकार ने पुरानी गलतियों को सुधारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक बाकी देश काफी आगे निकल चुके थे। अर्जेंटीना के लिए वापसी करना काफी मुश्किल था। फिर आया 2018 का साल। अर्जेंटीना की करेंसी पेसो की कीमत डॉलर के मुकाबले घटने लगी। तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लोन दिया, मगर इससे इकॉनमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2019 में सरकार बदल गई। वामपंथी विचारधारा के अल्बर्टो हर्नांडीज राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद लोगों ने सरकारी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया। सरकार डिफॉल्ट कर गई। इंटरनेशनल मार्केट में उनका क्रेडिट खत्म हो चुका था। उन्हें बाहर से पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इन सबके बीच कोरोना महामारी आ गई। तब सरकार ने सरकारी स्टाफ को सैलरी देने और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए खूब सारा कैश प्रिंट किया। इसके कारण महंगाई बढ़ती चली गई। सरकार IMF के साथ समझौता कर रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल पा रहा है। अगले साल अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव होना है। मौजूदा राष्ट्रपति हर्नांडेज का मुकाबला पूंजीवादी पार्टियों से है। वे देश को आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर निकालने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ इतना निराशाजनक भी नहीं है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंटीना के पास गैस और लिथियम का बड़ा भंडार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप के ताकतवर देश साउथ अमेरिका में संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेड डील्स पर भी बातचीत चल रही है। अर्जेंटीना ने पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप 1986 में जीता था। तब मुल्क मिलिट्री शासन की विभीषिका से उभर रहा था। लोकतंत्र की गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। 1986 की जीत ने उसमें जान फूंक दी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 की जीत अर्जेंटीना के आर्थिक पहिए को रफ्तार देगी। इस जीत ने कुछ कर दिखाने का भरोसा तो जगा ही दिया है, बशर्ते हौसला हुक्मरानों में भी जिंदा रहे। ये तो हो गई अर्जेंटीना की जीत की बात। फ्रांस की हार भी कम ऐतिहासिक नहीं है। फ्रांस लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था। 2018 के फाइनल में उसने क्रोएशिया को हराकर खिताब जीता था। लगातार दूसरी जीत का उनका सपना तो साकार नहीं हो पाया, मगर कई कहानियां जरूर साकार हुई। मसलन फाइनल में फ्रांस के लिए 3 गोल करने वाले किलियन एम्बापे की कहानी ले लीजिए। एम्बापे की पैदाइश पेरिस की है, लेकिन उनकी मां अल्जीरिया और पिता कैमरून के रहने वाले हैं। दोनों ही देशों पर फ्रांस ने औपनिवेशिक शासन चलाया। इन जगहों पर फ्रांस के क्रूर शासन की अनगिनत दास्तानें हैं। फ्रांस की टीम में सिर्फ एम्बापे ही नहीं, बल्कि आधे से अधिक खिलाड़ियों की मूल पहचान फ्रेंच नहीं है। या तो वे खुद या फिर उनके माता पिता या दादा दादी प्रवासी बनकर फ्रांस आए थे। इसलिए जब फ्रांस ने मोरक्को से सेमीफाइनल खेला, तब कहा गया कि इतिहास में पहली बार 2 अफ्रीकी टीमें सेमीफाइनल में भिड़ रही हैं। और जब फ्रांस फाइनल में पहुंचा, तब ये कहा गया कि ये फ्रांस से ज़्यादा तो अफ्रीका की टीम है। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने फ्रांसीसी टीम के उन 15 खिलाड़ियों की लिस्ट ट्वीट की जिनका ओरिजिन अफ्रीकी महाद्वीप के किसी न किसी देश का है। रूटो ने अर्जेंटीना को जीत पर बधाई दी। साथ में ये भी लिखा कि मेरी अफ्रीकी टीम ने शानदार गेम खेला। उनका इशारा फ्रांसीसी टीम की तरफ था। हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाइए। इस बार के वर्ल्ड कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में 130 से अधिक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका ओरिजिन किसी और देश में हुआ था। मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी। इस टीम के कुल 26 में से 14 प्लेयर्स मोरक्को से बाहर पैदा हुए थे। मोरक्को को रिवर्स माइग्रेशन का फायदा मिला। फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस टीम में 17 खिलाड़ी अफ्रीकी मूल के थे। उस समय चर्चित कॉमेडियन ट्रेवर नोआ ने अपने शो में कहा था, अफ्रीका वन द वर्ल्ड कप, यानी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप जीता। उस समय नोआ की काफी आलोचना भी हुई थी। फ्रांस ने पहला वर्ल्ड कप 1998 में जीता था। उस समय टीम के कप्तान ज़िनेदिन ज़िदान थे। ज़िदान अल्जीरिया में पैदा हुए थे। फ्रांस ने अल्जीरिया पर 132 वर्षों तक शासन किया था।
अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। जब कभी फ्रांस या किसी दूसरे यूरोपियन टीम पर अफ्रीकी मूल के खिलाड़ियों के प्रभाव को रेखांकित करने की बात होती है, तब इसका एक काउंटर पेश किया जाता है। वो ये कि फ्रांस की धरती पर पैदा होने वाला शख्स पहले फ्रेंच है या यूरोपियन है, उसके बाद उसकी मूल पहचान आती है। लेकिन इस काउंटर के बरक्स कई उदाहरण सामने आते हैं। नंबर 1, 2010 में फ्रांस के करीम बेंजेमा ने कहा था, जब मैं गोल करता हूं तब मुझे फ्रेंच बताया जाता है, जब मैं गोल नहीं कर पाता तब मैं अरब हो जाता हूं। नंबर 2, जुलाई 2018 में जर्मनी के मेसूत ओजिल का बयान था, जब हम जीतते हैं तो मैं जर्मन बन जाता हूं, जैसे ही हम हारते हैं मैं प्रवासी बन जाता हूं। तीसरा उदाहरण 2020 के यूरो कप का है। इटली के खिलाफ इंग्लैंड के 3 अफ्रीकी मूल के खिलाड़ी पेनल्टी गोल करने से चूक गए थे। उस समय उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त नस्ल भेदी टिप्पणियां हुई थी। उन्हें उनकी चमड़ी का रंग, देश और उनका मूल सब कुछ याद दिलाया गया था। फ्रांस इससे कतई भी अछूता नहीं है। जब 1998 में फ्रांस ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, तब नेशनल फ्रंट पार्टी के जीन मरीन लापेन ने इसे नकली फ्रांसीसियों और विदेशियों की टीम कहकर संबोधित किया था। वो प्रवासियों और अश्वेत लोगों को फ्रांस से दूर रखने की वकालत करते थे। वो यहूदियों के खिलाफ बयान देते रहे, मुस्लिमों को लेकर फ्रेंच जनता के अंदर नफरत भरते रहे। ये अलग बात है कि जीन कभी राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी विचारधारा को मानने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। 2011 के बाद से जीन की बेटी मरीन लापेन ने अपने पिता की विरासत संभाली। मरीन अपने पिता से कहीं अधिक कट्टर हैं। 2021 में उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनी तो इमिग्रेशन यानी दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर सख्त कानून लाने के लिए जनमत संग्रह करवाएंगी। पिछले कुछ समय से उनकी पार्टी ने आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर प्रचारित किया। उन्होंने बुर्का बैन, मस्जिदों पर ताला, कुरान पर बैन समेत कई मुस्लिम विरोधी कैंपेन्स चलाए। इसके अलावा मरीन ने मूल फ्रेंच और बाहर से आए लोगों को बांटने का वादा भी किया। इसके जरिए वो बाहर से फ्रांस आने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखना चाहती थीं। फ्रांस यूरोप के उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जो मिडिल ईस्ट या अफ्रीका के युद्ध प्रभावित इलाकों से आने वाले लोगों का स्वागत करता है, उन्हें बराबरी के मौके देता है। मरीन लापेन फ्रांस की इस मूल पहचान को छीनने पर आमादा थी। इसके चलते अप्रैल 2022 में हुआ राष्ट्रपति चुनाव काफी अहम बन गया था। इसमें काफी कुछ दांव पर लगा था। चुनाव हुए तो मरीन दूसरे राउंड तक पहुंची। दूसरे राउंड में उन्हें 42% वोट मिले। मैक्रोन दूसरी बार चुनाव जीत तो गए, लेकिन मरीन को पिछली बार से 8% अधिक वोट मिले थे। इसके अलावा एरिक ज़ेमोर नाम के कट्टर दक्षिणपंथी कैंडिडेट के उभार ने भी चिंताओं को बढ़ाया है। हाल के कुछ समय में यूरोप के देशों में राजनीति की दशा और दिशा बदली है। एक तरफ फ्रांस में मरीन और ज़ेमोर जैसे नेता उभरकर सामने आए हैं, दूसरी तरफ इटली में जॉर्जिया मेलोनी जैसी नेता प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि इससे इन देशों की उदार राजनीति मैली होगी। अलग अलग नस्लों को समान अवसर देने वाली जमीन बंजर बन जाएगी। निश्चित तौर पर इसका एक असर फुटबॉल पर भी पड़ेगा। इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जो भी देश धर्म, भाषा, रंग, नस्ल, विचारधारा आदि के आधार पर लोगों से भेदभाव करता है, उसकी नियति शून्य की होती है। वो अपने ही आभा मंडल में घुलकर खत्म हो जाता है, जबकि विविधता को आत्मसात करने वाले शिखर की राह लेते हैं। उनके सामने पूरा आसमान होता है। जाते जाते कुछ सवाल। क्या एम्बापे के बिना दुनिया की फ्रेंच फुटबॉल टीम की कल्पना की जा सकती है? स्पोर्ट्स में विविधता की कितनी अहमियत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।